टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर संघवाद के 109 एमसीक्यू 109 एमसीक्यू चैप्टर संघवाद के लेके आया हूं मैं। इससे पहले हमने कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के और लोकतांत्रिक राजनीति के समस्त चैप्टर्स का अध्ययन भी कर लिया है और एमसीक्यू भी पढ़ लिए हैं। उसी क्रम में आज के हमारे एमसीक्यू है, तो देखते हैं हम इसे। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं संघवाद के 109 एमसीक्यू। आइए देखते हैं। प्रश्न पहला, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं तथा जिसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, उसे हम कौन सी शासन व्यवस्था कहते हैं? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी एकात्मक शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी तानाशाही शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे हम इसे, जहां केंद्र सरकार प्रांत या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। प्रश्न 2, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं और बाकी इकाइयां उसके अधीन रहकर कार्य नहीं करती हैं तथा जिसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश नहीं दे सकती है, उसे कौन सी शासन व्यवस्था कहेंगे? संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऐसी व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 3, संघीय सरकार में राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सरकार के पास होते हैं? ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी प्रांतीय सरकार, डी केंद्र सरकार। सही उत्तर है बच्चों केंद्र सरकार। संघीय सरकार में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। प्रश्न 4, संघीय सरकार में राज्य महत्व के विषय किस सरकार के पास होते हैं? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या केंद्र सरकार? तो सही उत्तर है राज्य सरकार। राज्य के महत्व के विषय राज्य सरकार के पास होते हैं। प्रश्न 5, बेल्जियम में 1993 से पहले कौन सी शासन व्यवस्था है? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी एकात्मक शासन व्यवस्था, सी तानाशाही शासन व्यवस्था और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बेल्जियम में 1993 से पहले एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। प्रश्न 6, बेल्जियम में 1993 के बाद कौन सी शासन व्यवस्था है? वो 1993 से पहले था, अब क्या हमने 1993 के बाद की पूछी है। ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बच्चों संघीय शासन व्यवस्था। बेल्जियम में 1993 के बाद संघीय शासन व्यवस्था कायम है। प्रश्न 7, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार हो सकती है, ये सत्य है या असत्य कथन? दोनों में से चुनिए आप। सही उत्तर है बच्चों ये कथन सत्य है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार भी हो सकती है और प्रांतीय सरकार भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल है। प्रश्न 8, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को अधिकार दे सकती है और वापस भी ले सकती है, ये कथन सही है, सत्य है अथवा असत्य? तो ये कथन सत्य है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को अधिकार दे भी सकती है और उसके अधिकार वापस ले भी सकती है। प्रश्न 9, श्रीलंका में कौन सी शासन व्यवस्था है? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी एकात्मक शासन व्यवस्था, सी तानाशाही शासन व्यवस्था
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है एकात्मक शासन व्यवस्था। प्रश्न 10, दुनिया के 192 देशों में से कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 55, 45, 35 या 25? तो सही उत्तर है 25। दुनिया के 192 देशों में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था कायम है। प्रश्न 11, इसमें से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। भारत, पाकिस्तान और रूस तीनों में ही संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। प्रश्न 12, इसमें से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में भी संघीय शासन व्यवस्था ही प्रचलित है। प्रश्न 13, इसमें से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सभी देश कौन से हैं? संघीय शासन व्यवस्था वाले देश। ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी में भी क्या है? संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। प्रश्न 14, इसमें से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका और उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर है बच्चों उपर्युक्त सभी। यहां पर भी देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और दक्षिण अफ्रीका में भी संघीय शासन व्यवस्था ही प्रचलित है। ये कुछ देश हैं जिनके मैं आपको बारे में बता रहा हूं कि जहां जहां संघीय शासन व्यवस्था है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सारे देशों के नाम यहां सूची में डाल रखे हैं। प्रश्न 15, इसमें से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? नाइजीरिया, इथोपिया, स्पेन, उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। नाइजीरिया, इथोपिया और स्पेन, इन तीनों में भी संघीय शासन व्यवस्था है। ये सभी जो अभी मैंने प्रश्न पूछे वो इस चित्र के ऊपर आधारित हैं। इस चित्र में जहां जहां आपको ये रेड कलर दिख रहा है, जो रेडिश दिख रहा है, लाल कलर सा, वो सारे देश संघीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देश हैं। समझ में आई आपको? जितने भी देश हैं इस नक्शे में, जो रेड कलर वाले हैं, वो सभी कौन से देश हैं? वो सभी संघीय राजनीतिक व्यवस्था वाले या संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, इसमें से कौन सी संघीय शासन की विशेषता नहीं है? ए, यहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। बी, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सी, संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। डी, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ई, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। एफ, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जी, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। एच, यहां केवल एक स्तर की सरकार होती है। तो सही ऑप्शन है एच। बाकी ए बी सी डी ई एफ जी तक जितनी भी हैं ये सभी संघीय शासन की विशेषता है, लेकिन ये एच बिंदु संघीय शासन की विशेषता नहीं है। बाकी ये सभी क्या हैं? संघीय शासन की विशेषताएं हैं। प्रश्न 17, संघीय शासन व्यवस्था के गठन के आमतौर पर कितने तरीके हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4? सही उत्तर है 2। संघीय शासन व्यवस्था के आमतौर पर गठन के 2 तरीके होते हैं। प्रश्न 18, इसमें से कौन सा संघीय शासन व्यवस्था के गठन का तरीका है? ए,
दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। बी, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करना। सी, उपयुक्त दोनों, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। इन दोनों ही तरीकों से संघीय शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है। प्रश्न 19, साथ आकर संघीय शासन बनाने वाले कौन से देश हैं? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, स्विट्जरलैंड, सी, ऑस्ट्रेलिया, और डी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ये तीनों ही देश संघीय शासन व्यवस्था में कैसे हैं? साथ आकर संघीय शासन बनाने वाले देश हैं। प्रश्न 20, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करना, इस आधार पर किन देशों का गठन हुआ है? ए, भारत, बी, बेल्जियम, सी, स्पेन, और डी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भारत का, बेल्जियम का और स्पेन का, तीनों का ही संघीय शासन व्यवस्था का गठन इस तरीके से हुआ है। प्रश्न 21, ऐसा दायरा जिस पर जिसका वैधानिक अधिकार हो किसी का, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ये क्या कहलाता है? ए, अधिकार क्षेत्र, बी, सीमा क्षेत्र, सी, भौगोलिक क्षेत्र, और डी, वैधानिक क्षेत्र। तो सही उत्तर है अधिकार क्षेत्र। इसे हम क्या कहेंगे? अधिकार क्षेत्र। अगला चलते हैं। प्रश्न 22, भारतीय संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? ए, राज्यों का संघ, बी, राजाओं का संघ, सी, राष्ट्रों का संघ, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है भारतीय संविधान में। प्रश्न 23, भारतीय संविधान ने भारत में मौलिक रूप से कितने स्तर की या स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। सही उत्तर है 2। भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। प्रश्न 24, भारतीय संविधान ने भारत में मौलिक रूप से कौन से स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? संघ सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय सरकार का, या विकल्प ए और बी दोनों सही? तो उत्तर है विकल्प ए और बी दोनों सही। अर्थात भारतीय संविधान ने केवल 2 प्रकार की 2 स्तरीय शासन व्यवस्था के लिए कहा था, संघ सरकार और राज्य सरकार। स्थानीय सरकार भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं थी। प्रश्न 25, वर्तमान में भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है 3। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय शासन व्यवस्था कायम है। प्रश्न 26, वर्तमान में भारत में कौन से स्तर की शासन व्यवस्था है? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। वर्तमान में भारत में संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है, तीनों ही है। प्रश्न 27, संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो सही उत्तर है 3। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी अधिकार है ना, उन्हें 3 हिस्सों में या 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 28, संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को बांटने वाली कितनी सूचियां हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सही उत्तर है 3। संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जितने भी विधायी अधिकार होते हैं उन्हें 3 सूचियों में बांटा गया है। प्रश्न 29,
संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को बांटने वाली कौन सी सूची है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा है। प्रश्न 30, संविधान बनाते समय केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को बांटने वाली कौन सी सूची नहीं है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपवर्जीय विषय सूची। तो कौन सी सूची नहीं है? ऑप्शन डी सही है, अपवर्जीय विषय सूची संविधान के बनते समय नहीं थी। प्रश्न 31, राष्ट्रीय महत्व के विषय कौन सी सूची में शामिल किए जाएंगे? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अपवर्जीय विषय सूची में? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची या केंद्र सूची में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न 32, प्रांतीय महत्व के विषय कौन सी सूची में शामिल किए जाएंगे? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अपवर्जीय विषय सूची में? सही उत्तर है राज्य सूची में। राज्य के महत्व के या प्रांत के महत्व के विषय राज्य सूची में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न 33, ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हो या प्रांतीय महत्व दोनों के हो, राष्ट्रीय महत्व और प्रांतीय महत्व दोनों के हो, तो उन्हें कौन सी सूची में शामिल किया जाएगा? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अपवर्जीय विषय सूची में? तो सही उत्तर है समवर्ती सूची में। जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के महत्व के हों उन्हें हम समवर्ती सूची में रखते हैं। प्रश्न 34, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को या डी उपर्युक्त सभी को? तो सही उत्तर है केंद्र सरकार को। संघ सूची या केंद्र सूची के विषयों पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। प्रश्न 35, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है राज्य के महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता है। प्रश्न 36, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को? तो सही उत्तर है हाँ, दोनों को ही है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है, दोनों ही कानून बना सकती हैं। प्रश्न 37, समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाने में यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विरोध हो तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का? तो सही उत्तर है केंद्र सरकार का। यदि समवर्ती सूची में कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने भी बना दिया उस पर कानून और केंद्र सरकार ने भी, और दोनों में विरोध हो गया, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। प्रश्न 38, इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ए प्रतिरक्षा, बी विदेशी मामले, सी बैंकिंग, डी पुलिस? तो सही उत्तर है पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है, बाकी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग तीनों ही संघ सूची के विषय हैं। प्रश्न 39, इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ए संचार, बी मुद्रा, सी रेल, डी व्यापार? तो सही उत्तर है व्यापार संघ सूची का विषय नहीं है, संचार, मुद्रा और रेल संघ सूची के विषय हैं। प्रश्न 40, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? ए 100, बी 97, सी 66 और डी 47? सही उत्तर है
97 संघ सूची में जब संविधान बनाया गया था तो 97 विषय थे। प्रश्न 41, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? ए 100, बी 61, सी 52, डी 47। तो सही उत्तर है 100। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। प्रश्न 42, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? ए 100, बी 97, सी 66 और डी 47। सही उत्तर है, संविधान जब लागू हुआ था तब राज्य सूची में 66 विषय थे। प्रश्न 43, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? ए 100, बी 61, सी 52 और डी 47। तो सही उत्तर है 61। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। प्रश्न 44, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ए 100, बी 97, सी 66, डी 47। तो सही उत्तर है 47। जब संविधान लागू हुआ तब समवर्ती सूची में 47 विषयों को रखा गया था। प्रश्न 45, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ए 100, बी 61, सी 52, डी 47। तो सही उत्तर है, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। प्रश्न 46, ऐसे विषय जो संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आए उन्हें क्या कहा गया? ए अवशिष्ट विषय, बी बाकी बचे विषय, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। ऐसे विषय या ऐसे टॉपिक या ऐसे सब्जेक्ट जो संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आए उन सबको किसमें रखा गया? अवशिष्ट विषय सूची या बाकी बचे विषय सूची में रखा गया है और इनको इस नाम से ही जाना जाता है। प्रश्न 47, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा विषय माना जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपवर्जी विषय सूची। तो सही उत्तर है अपवर्जी विषय सूची। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संविधान बनने के बाद आया है, इस कारण से इसे अपवर्जी विषय सूची में शामिल किया जाता है। प्रश्न 48, अपवर्जी सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। तो सही उत्तर है केवल और केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। किस पर? अपवर्जी सूची के विषयों पर। प्रश्न 49, जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा हटा दी गई है? ए 370, बी 270, सी 470 और डी 570। तो सही उत्तर है धारा 370 हटा दी गई है, जिसके कारण जितने भी पहले जो स्पेशल अधिकार थे जम्मू कश्मीर में जो हमारी बुक्स में है एनसीईआरटी में, वो सभी रद्द हो गए हैं। अब नया कानून बन गया है तो नई रूपरेखा हो गई है। प्रश्न 50, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है क्या? सत्य है या असत्य है? सत्य और असत्य से में चुनिए आप। तो ये कथन असत्य है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान नहीं है, क्योंकि उसे कैंसिल कर दिया गया है। जो वो धारा थी उसके कारण उसको हटा दिया गया है, तो अब उसका अपना अलग संविधान नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान के अंतर्गत ही कार्य करता है। प्रश्न 51, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो सही उत्तर है राजस्थान नहीं है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 52, संविधान में बुनियादी बदलाव कौन कर सकता है? केवल संसद, केवल विधानसभा, केवल विधान परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है
उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान में बुनियादी बदलाव कोई भी अकेला नहीं कर सकता। प्रश्न 53, संविधान में बुनियादी बदलाव के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? ए, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मंजूरी। बी, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी हो। सी, उपयुक्त दोनों। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। संविधान में यदि बुनियादी बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसकी मंजूरी मिलना भी जरूरी है और साथ में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी होना आवश्यक है, तब जाकर संविधान में बुनियादी बदलाव किया जा सकता है। प्रश्न 54, संविधान में वर्णित शक्तियों के बंटवारे में विवाद होने पर फैसला कौन लेता है? ए, उच्च न्यायालय। बी, सर्वोच्च न्यायालय। सी, जिला न्यायालय। या डी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। तो सही उत्तर है दोनों। संविधान में वर्णित शक्तियों के बंटवारे में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उच्च न्यायालय में भी उसका निपटारा हो सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है। प्रश्न 55, टैक्स कर कौन लगा सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। राज्य सरकार भी टैक्स लगा सकती है और केंद्र सरकार भी टैक्स लगा सकती है। प्रश्न 56, संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? संवैधानिक प्रावधान, लोकतांत्रिक राजनीति का अच्छा चरित्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। संघीय व्यवस्था तब सफल होगी जब संवैधानिक प्रावधान भी हो और लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र भी कैसा हो? अच्छा हो। प्रश्न 57, भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा कब शुरू की? 1947 में, 1950 में, 1857 में या 1991 में? सही उत्तर है भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा 1947 में प्रारंभ की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 58, संस्कृति, भूगोल और जातीयता एथनिसिटी पर गठित आधारित राज्य कौन सा नहीं है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान। तो सही उत्तर है राजस्थान। बाकी नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड तीनों ही संस्कृति, भूगोल और जातीयता पर आधारित गठित राज्य हैं। प्रश्न 59, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ए, हिंदी। बी, अंग्रेजी। सी, उर्दू। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान दें। प्रश्न 60, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हिंदी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर समझ ले। राजभाषा सरकारी कामकाज में काम आने वाली भाषा होती है, इसे हम राजभाषा कहते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे देश की बोले जाने वाली भाषा जिसे संविधान ने स्वीकृत किया हो। तो हमारे राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा जरूर है, हिंदी है। प्रश्न 61, हिंदी लगभग कितने प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है? 51.03%, 41.03%, 61.03%, 71.03%। तो सही उत्तर है हिंदी 41.03% लोगों की मातृभाषा है। प्रश्न 62, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 21, 22, 23, 24। तो सही उत्तर है संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 63, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 21, 22, 23, 24। तो सही उत्तर है
21। अब दोनों प्रश्नों में अंतर समझ लेना है। यहां मैंने लिखा है हिंदी के अलावा कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 21, और हिंदी के साथ 22 हो जाएगा उत्तर। ठीक है। प्रश्न 64, अनुसूचित भाषा क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं। बी, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं। सी, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं। डी, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं। तो सही उत्तर है वे भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, उन्हें हम अनुसूचित भाषा कहते हैं। प्रश्न 65, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? विकेंद्रित सरकार, एकीकृत सरकार, गठबंधन सरकार, एकात्मक सरकार। तो सही उत्तर है गठबंधन सरकार। जब एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। प्रश्न 66, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? 1955 में, 1965 में, 1975 में अथवा 1985 में? तो सही उत्तर है संविधान ये कहता था कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद कर देना चाहिए था, लेकिन जरूरतों के अनुसार हमने अभी तक भी अंग्रेजी को अपना प्रमुख कार्यों में लगा रखा है। प्रश्न 67, यह चित्र किस सरकार को बताता है? बहुसंख्यकवाद, अल्पमत सरकार को, एकात्मक सरकार को अथवा गठबंधन सरकार को? तो सही उत्तर है गठबंधन सरकार। ये चित्र गठबंधन सरकार को बता रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग ये चिन्ह देख रहे हैं आप, कोई साइकिल है, कोई पत्ती है, कोई चश्मा है, कोई क्या है, और ये कमल किसका प्रतीक आप जानते हैं सभी, बीजेपी पार्टी का प्रतीक है। ठीक है, साइकिल आप जानते ही हैं यूपी में। तो कहने का मतलब अलग अलग दलों ने मिलकर इसको कुर्सी का रूप दिया है और इस कुर्सी पर किसको बैठाया है? बीजेपी को। तो इसका मतलब ये गठबंधन सरकार हो गई जिसमें बीजेपी प्रमुख है और अन्य सभी पार्टियों से सहयोग लेकर उसने अपनी सरकार बनाई है। तो ये गठबंधन सरकार ऐसी होती है। प्रश्न 68, वे भाषाएं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे? गैर अनुसूचित भाषा, अनुसूचित भाषा, खड़ी बोली, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऐसी सभी भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान की नहीं है, उसे हम गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। प्रश्न 69, भाषा के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता वाला देश कौन सा है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन? तो सही उत्तर है भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता वाली भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। प्रश्न 70, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, बांग्ला, हिंदी, गुजराती? तो सही उत्तर है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। प्रश्न 71, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का कौन सा क्रम सही है? क्रम बताना आपको। हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी? हिंदी, मराठी, तेलुगु, बांग्ला? हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, मराठी अथवा हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु? कौन सा क्रम सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बांग्ला, तीसरे नंबर पे तेलुगु और चौथे नंबर पे मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं। प्रश्न 72, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1947? तो सही उत्तर है 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। प्रश्न 73, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो सही उत्तर है ये कथन सत्य है।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से भी ज्यादा बड़ी है। इसी से हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या की कितनी विकराल स्थिति है। प्रश्न 74, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये कथन सत्य है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न 75, विकेंद्रीकरण की दिशा में भारत ने सबसे बड़ा कदम कब उठाया था? 1949, 1946, 1950 अथवा 1992? तो सही उत्तर है 1992। 1992 में भारत ने विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया था, सबसे बड़ा सुधार किया था। प्रश्न 76, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है क्या? ये कथन सत्य है अथवा असत्य? ये कथन सत्य है। ये संविधान के अनुसार बाध्य है, अनिवार्य है कि स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से रेगुलर इंटरवल पे होते रहे। प्रश्न 77, स्थानीय स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं क्या? ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? तो ये कथन सही है। स्थानीय जो चुनाव होते हैं स्वशासी निकायों के, उसमें अनुसूचित जाति के लिए भी है और अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए, तीनों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। प्रश्न 78, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये बच्चों ये कथन सही है। स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 पद या सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। प्रश्न 79, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। प्रत्येक राज्य में जो पंचायत के और नगरपालिका के चुनाव होते हैं उनके लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। प्रश्न 80, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? नगर निगम, नगरपालिका, राज्य प्रशासन, पंचायती राज? तो सही उत्तर है गांव के स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन होता है उसे हम पंचायती राज कहते हैं। प्रश्न 81, प्रत्येक गांव या कुछ राज्यों में ग्राम समूह की क्या होती है? नगर निगम, नगरपालिका, राज्य प्रशासन या ग्राम पंचायत? तो सही उत्तर है ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। प्रश्न 82, ग्राम पंचायत के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? नगर निगम से, नगरपालिका से, वार्ड से, राज्य प्रशासन से? तो सही उत्तर है वार्ड से। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको वार्डों से चुना जाता है। प्रश्न 83, ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या कहा जाता है? पंच, सरपंच, अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पंच। जो ग्राम पंचायत का सदस्य होता है उसे हम पंच कहते हैं। प्रश्न 84, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंच, सरपंच, प्रधान, सरपंच और प्रधान दोनों? तो सही उत्तर है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच भी कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। प्रश्न 85, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? सरपंच समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद? तो सही उत्तर है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। प्रश्न 86, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? मंडल स्तरीय पंचायत, पंचायत समिति, प्रखंड स्तरीय पंचायत या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी।
कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है और इसे ही मंडल स्तरीय पंचायत या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। प्रश्न 87, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? मंडल स्तरीय पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का या ग्राम सभा का? तो सही उत्तर है जिला परिषद का। किसी जिले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं उन सबको मिला दिया जाता है और जिला परिषद का गठन कर लिया जाता है। प्रश्न 88, जिला परिषद के सदस्य कौन हो सकते हैं? उसी जिले की लोकसभा के सांसद, उसी जिले की विधानसभा के विधायक, जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी, उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है बच्चों उपयुक्त सभी। लोकसभा के सांसद भी हो सकते हैं, विधानसभा के विधायक भी हो सकते हैं और जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न 89, नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर, जिलाधीश, सरपंच, उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। प्रश्न 90, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? तो सही उत्तर है कनाडा। भारत में जो संघवाद की प्रणाली ली गई है, संघीय शासन व्यवस्था की, वो कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। प्रश्न 91, उस सरकार की पहचान करें जिसमें दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। गठबंधन सरकार, सामुदायिक सरकार, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार? तो सही उत्तर है संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। प्रश्न 92, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता को पहचानें। ए, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण किया जाता है। बी, राष्ट्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करती है। सी, गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित होती है। डी, निर्वाचित अधिकारी सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर है सी, संघीय सरकार की क्या विशेषता है कि जो गवर्नमेंट पावर होती है, जो सरकार की पावर होती है, सत्ता की पावर, वो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में क्या होती है? विभाजित होती है। प्रश्न 93, भारत के संविधान में है ए, केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति को दो सूचियों में विभाजित करता है। केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित करता है। राज्य की शक्तियों को सूचीबद्ध किया और राज्य को अपरिभाषित शक्तियों को छोड़ दिया। राज्य की शक्तियों को निर्दिष्ट किया और राज्य के साथ अवशिष्ट शक्तियों को छोड़ दिया। तो सही उत्तर है बी, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्ति है उन्हें 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। प्रश्न 94, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों की उपस्थिति के बारे में बताइए। क्या ये सिक्किम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ और गोवा जो दिखाए गए हैं वो सही हैं? सत्य असत्य? तो ये कथन सत्य है। गोवा ये रहा, छत्तीसगढ़ ये रहा, सिक्किम ये रहा और मणिपुर ये रहा। प्रश्न 95, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे का रंग भरें। तो ये 3 जगह दे रखी है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। क्या ये सही है? तो ये कथन सत्य है। ये साउथ अफ्रीका है, ये पाकिस्तान है और ये ऑस्ट्रेलिया है विश्व के मानचित्र में, और ये संघीय शासन वाले देश हैं। प्रश्न 96, ये पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक है। मैं बोलता जाता हूं और मैं इसका आंसर भी बताता जाऊंगा। चूंकि अमेरिका साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली साथ रहने की है और यहां कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां
प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ हो गए हैं। प्रश्न 97, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। ए, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। बी, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। सी, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। डी, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो सही उत्तर है डी, सरकार की जो शक्ति होती है वो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में बढ़ जाती है। इसे ही हम संघीय सरकार की विशेषता कहते हैं। प्रश्न 98, रक्षा कौन सा विषय माना जाता है? ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, अपवर्जी विषय सूची। तो सही उत्तर है रक्षा संघ सूची का विषय है। प्रश्न 99, पुलिस कौन सा विषय माना जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अपवर्जी विषय सूची। तो सही उत्तर है पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 100, कृषि कौन सा विषय माना जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अपवर्जी विषय सूची। तो सही उत्तर है राज्य सूची का। अब यहां इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, संविधान के तीसरे संशोधन 1954 द्वारा संसद समवर्ती सूची के अंतर्गत कृषि कानून बिल बना सकती है। आपके मन में आई होगी कि सर कृषि जब विषय राज्य सूची का है तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून कैसे बना दिया? तो इसका उत्तर है कि संविधान के तीसरे संशोधन 1954 द्वारा संसद समवर्ती सूची के अंतर्गत कृषि कानून बिल बना सकती है। अगर आपको और अधिक इसके बारे में जानना हो तो आप ये संशोधन पढ़ें। प्रश्न 101, शिक्षा कौन सा विषय माना जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपवर्जी विषय सूची। तो सही उत्तर है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न 102, बैंकिंग कौन सा विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपवर्जी विषय सूची। तो बैंकिंग संघ सूची का विषय है। 103, वन कौन सा विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपवर्जी विषय सूची। तो वन समवर्ती सूची में आता है। 104, संचार कौन सा विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या अपवर्जी विषय सूची का। तो संघ सूची का विषय है संचार, कम्युनिकेशन। प्रश्न 105, व्यापार कौन सा विषय माना जाता है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या अपवर्जी विषय सूची का। तो सही उत्तर है व्यापार राज्य सूची का विषय है। 106, विवाह कौन सा विषय माना जाता है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या अपवर्जी विषय सूची का। तो विवाह समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। प्रश्न 107, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको ये बताना है। ये देख लीजिए, राज्य सरकार राज्य सूची, ये 4 जोड़े हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? उत्तर है घ, स्थानीय सरकार और अवशिष्ट विषय। ये जो जोड़ा है स्थानीय सरकार के साथ अवशिष्ट विषय, ये गलत है, क्योंकि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। बाकी तीनों सही है। प्रश्न 108, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। तो ये सूची 1 है, ये सूची 2 है और ये हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 सारे गामा के नाम से। तो आप इनमें से जल्दी से उत्तर चूज कर लीजिए। मैं सही उत्तर बता देता हूं, गा। गा गा यानी कि पहले का सही है, यानी कि भारतीय संघ प्रधानमंत्री बनेगा इसके साथ। दूसरे का स राज्य के साथ राज्यपाल होता है। तीसरे का है द, नगर निगम के साथ मेयर होता है। और चौथे का है ब, तो ग्राम पंचायत के अंतर कौन होता है? सरपंच। तो इस प्रकार से ये चारों व्यवस्था होती है।
प्रश्न 109, इन बयानों पर गौर करें। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। ब, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। स, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। द, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों को कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? अब से, ए से द, ए और ब और से। तो सही उत्तर है ए और ब, यानी कि संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। तो ये ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों, ये हमारे 109 प्रश्न हो गए हैं टोटल संघवाद के चैप्टर के। आप इससे पहले मैंने पहले चैप्टर का भी वीडियो डाल दिया है एमसीक्यू का, और इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थशास्त्र के, उन सबके एमसीक्यू के वीडियो डाले जा चुके हैं। आप उन्हें भी देखें जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।